यानी 12 लाख बच्चों में से 2.5 लाख पहले आए और 2.5 लाख में से 50,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है। यानी अगर आप इसकी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं तो ये आपका बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। पेरेंट्स भी कह रहे होंगे कि हाँ बेटा आप बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हो, आप हमारी क्या मदद कर सकते हो। विदाउट टारगेट या विदाउट एम या विदाउट गोल प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए। तो यार देखो, जिस तरीके से लोग जागरूक हो रहे हैं, लोगों तक इन्फॉर्मेशन सही तरीके से अब पहुंच रही है, हर बच्चा अर्ली प्रिपरेशन करना चाहता है। जब आपको पता चला होगा कि जेई या नीट जैसा एक कंपटीशन होता है जो 12th में दिया जाता है, बहुत सारे पेरेंट्स अब जागरूक हो चुके हैं, उन्हें पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है कंपटीशन की प्रिपरेशन करना। तो वो अपने बच्चों को कोशिश कर रहे हैं कि क्लास 9 से ही उनको प्रिपरेशन करना स्टार्ट करवा दें, ताकि जिस प्रकार से कंपटीशन बढ़ चुका है, एस्पिरेंट बहुत ज़्यादा आ चुके हैं इस फील्ड में, तो उनकी प्रिपरेशन इस एज तक पहुंच जाए ताकि जब बच्चा 12th में इस एग्जाम को दे रहा हो तो वहां पर उस एग्जाम को क्रैक भी करे और एक बेहतरीन रैंक लेकर आए। लेकिन इसकी प्रिपरेशन किस तरीके से 9 से ही स्टार्ट करनी चाहिए, आपको क्या रोड मैप फॉलो करना चाहिए, कौन से प्लेटफॉर्म को चूज करना चाहिए, ऑफलाइन करना है ऑनलाइन करना है, ये सारे सवाल आपके मन में होंगे। तो आज आपको ये वीडियो हेल्प करने जा रही है इस सारे सवालों के जवाब देने के लिए। और हाँ, आपको एक बेहतरीन तरीका भी मैं सिखाने जा रहा हूं कि अगर आप क्लास 9 से ही प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम किशन जायसवाल है और आप रैंकर्स 9-10th का फाउंडेशन चैनल देख रहे हैं। यहाँ पर हम बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ ही साथ उनके बोर्ड्स को भी मैनेज करते हैं कि किस तरीके से वो कंपटीशन को भी क्रैक करें और अपने बोर्ड्स में भी अच्छा करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं और डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले कि व्हाट इज जेई एग्जाम क्या है, इसको एग्जाम देने से क्या फायदा होता है, व्हाट इज नीट यानी नीट एग्जाम किस लिए दिया जाता है, प्रिपरेशन जर्नी अगर हमें क्लास 9 से स्टार्ट करनी है तो उसका रोड मैप क्या होना चाहिए, रिक्वायरमेंट क्यों होती है क्लास 9-10th की जेई नीट जैसे एग्जामिनेशन में जो कि 11th और 12th के सिलेबस पर पूछा जाता है, हाउ आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी किस तरीके से मदद कर सकता हूं इस प्रिपरेशन को करने में, और बहुत सारी ऐसी गलतियां जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो तो वो जो आपको नहीं करनी है। तो सबसे पहले समझते हैं यार कि जेई एग्जाम क्या है, एक एक करके आराम से समझेंगे। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक करके अपने लाइक्स में सेव कर लीजिएगा क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने जा रही है। सबसे पहले समझते हैं जेई एग्जाम। देखिए, बेसिकली जेई एग्जाम आपको कब देना है, क्लास 12th में देना है। जो अभी आज 2024 में ये वीडियो बना रहा हूँ तो फिलहाल क्या हो रहा है, जेई के 2 अटेम्प्ट होते हैं, एक मेंस और एक एडवांस। अभी हल्का हल्का बात करें और डिटेल में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। जेई मेंस और एडवांस, मेंस को क्वालिफाई करके आप एडवांस देते हो और मेंस के रैंकिंग के बेसिस पर आपको एनआईटी कॉलेज मिलता है, ट्रिपल आईटीज कॉलेज मिलता है, और एडवांस जब आप क्वालिफाई करते हो तो आपको आईआईटी कॉलेज मिलता है। ये कुछ आईआईटीज की फोटो लगी हुई है जो आपके लिए मोटिवेशन का एक वो होगा। और इसी प्रकार से अगर मैं नीट की बात करूँ तो जो बच्चे नीट में अपीयर होते हैं उन सभी बच्चों को एम्स या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है। वो इस एग्जाम को क्रैक करके, इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद इन कॉलेजेस में एमबीबीएस के लिए एडमिशन लेते हैं। अब एक एक करके समझते हैं कि भैया आईआईटी क्या है, किस तरीके से इस साल इसमें एस्पिरेंट हैं, आगे आने वाले सालों में किस तरीके से कंपटीशन बढ़ने वाला है। अगर आप पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि 2024 में जब ये वीडियो मैं बना रहा हूं तब 12,21,624 कैंडिडेट 2024 का जेई मेंस का पहला अटेम्प्ट और दूसरा अटेम्प्ट देने जा रहे हैं या फिर दे चुके हैं। अब इसमें से सीट्स कितनी है, कितने बच्चे क्वालिफाई करते हैं, मैं आपको थोड़ा रफ आइडिया देता हूं। अगर मैं बात करूं मेंस की, अगर मैं बात करूं जेई मेंस की, तो मेंस को अप्रॉक्सीमेटली 2 to 2.5 लाख स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। यानी 12 लाख बच्चों में से 2 से 2.5 लाख बच्चे जेई मेंस का पहला अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट को क्वालिफाई करके एडवांस में बैठते हैं। अब एडवांस में जब बच्चा जाता है, जे एडवांस का पेपर देता है, तो वहां से उसका सिलेक्शन होता है आईआईटी में। अगर नंबर ऑफ सीट्स की मैं बात करूं आईआईटीज की, तो इस साल 17,340 कैंडिडेट को आईआईटीज की सीट मिली थी, यानी 17,000 सीट है आईआईटी में, जो कि भारत में 23 आईआईटी है, उसमें 17,000 सीट है। अब एनआईटीज की अगर मैं बात करूं तो टोटल 31 एनआईटीज में 23,997 यानी 24,000 यहां पर सीट है और 17,000 यहां पर सीट है। तो 24 7 31 10 41,000 यानी 41,000। और कुछ ट्रिपल आईटीज को अगर मैं ले लूं तो मान के चलिएगा 50,000 के आसपास बच्चों को आईआईटीज और एनआईटीज में एडमिशन मिलता है। यानी 12 लाख बच्चों में से 2.5 लाख पहले आए और 2.5 लाख में से 50,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है। ये होती है आईआईटी जेई के थ्रू आपकी प्रिपरेशन के बाद सिलेक्शन, ठीक है। अब थोड़ी सी नीट की बातें कर लेते हैं कि नीट से जब हम एग्जाम दे लेते हैं तो कितने बच्चे इसमें अपीयर होते हैं। अगर मैं बात करूं नीट एग्जाम की तो 2024 में
23.81 लाख यानी 24 लाख के आसपास बच्चों ने इस एग्जाम का फॉर्म भरा हुआ है। और नीट का केवल एक पेपर होता है। और अगर मैं बात करूं उसमें से सिलेक्शन फॉर मेडिकल सीट्स तो 41,388 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जिसमें बच्चों का सिलेक्शन होता है, बच्चों का एडमिशन होता है। वहीं पर अगर एम्स की बात करूं तो इंडिया में टोटल 19 एम्स हैं जिसमें 672 सीट है। सबसे पहली प्रायोरिटी बच्चों की एम्स होती है और वही उनका टारगेट होता है, जैसे जेई एग्जाम देने वाले बच्चों का टारगेट होता है आईआईटी। तो आपने भी अपना मन बना लिया होगा, तो पहले कमेंट कर दो कि भैया आपका क्या एम है, आप आईआईटी में जाना चाहते हो, आप नीट में जाना चाहते हो, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, थोड़ा लिखो। क्योंकि जब आप लिखते हो ना तो वो धीरे धीरे हमारी चीजें दिमाग में घुसने लगती है। जब मैं आपको प्रिपरेशन की जर्नी बताऊंगा तो सबसे पहले आपसे कहूंगा कि आप एक रफ अपने आइडिया अपने दिमाग में रखो कि आपका गोल क्या होना चाहिए। चलिए, सारी चीजों को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप ये काम कर लीजिएगा। सबसे पहली चीज कि हमारा एक एप्लीकेशन है रैंकर्स फाउंडेशन के नाम से, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, सर्च करेंगे रैंकर्स फाउंडेशन। दूसरी चीज, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल हमारा है @रैंकर्स फाउंडेशन के नाम से। तो आप इसको टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर @रैंकर्स फाउंडेशन के नाम से मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की PDF एक्टिविटीज़ वगैरह मैं वहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ। इसके अलावा आप हमारा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में प्री फाउंडेशन कॉम्पिटिशन से रिलेटेड आपको जो भी वीडियोज़ होंगी मैं वही यहीं पर प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी बातें करते हैं प्रिपरेशन की। बच्चा क्लास 9th में आया है, बच्चों को मैंने समझा दिया कि ये है जेई और ये है नीट। अब बच्चा प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेगा, उसके दिमाग में हो सकता है कि वो अभी कंफ्यूज्ड हो कि उसे जेई करना है, नीट करना है, लेकिन 9th-10th में उसे प्री फाउंडेशन करना है। उसकी जर्नी क्या होगी, किस तरीके से, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आप क्लास 8th में थे तो क्या कर रहे थे। क्लास 8th में बहुत सारे आप सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, जैसे आप मैथ पढ़ रहे थे, आप साइंस पढ़ रहे थे, आप अभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे थे। इसके अंदर होती है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। इसके अलावा आप सोशल साइंस पढ़ रहे थे। सोशल साइंस में हो सकता है कि आप 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे होगे, हिस्ट्री और आपका जियोग्राफी और आपका सिविक्स। ठीक है, बहुत बढ़िया, या फिर सिविक्स या फिर इकोनॉमिक्स, जैसा भी आप पढ़ रहे होगे। इसके अलावा आप पढ़ रहे होगे हिंदी, आप इसके अलावा पढ़ रहे होगे इंग्लिश, आप इसके अलावा पढ़ रहे होगे, हो सकता है कुछ बच्चे हिंदी या संस्कृत पढ़ते हैं या दोनों पढ़ते हैं। जो भी चीज़ें होंगी आप उसके अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। रीजनल लैंग्वेज जो होगा वो आप पढ़ रहे होंगे, हिंदी इंग्लिश हो गया। इसके अलावा आप कंप्यूटर पढ़ते हो, ठीक है, कंप्यूटर या फिर IT पढ़ते हो, और कुछ बच्चे कुछ लैंग्वेज पढ़ते हैं जैसे फ्रेंच, जर्मन, इस तरीके की चीज़ें। ठीक है, तो ये तो चीज़ें आप क्लास 8th में पढ़ रहे थे। और क्लास 8th की प्रिपरेशन आपकी किस तरीके से थी कि आपको एक किताब पढ़ाया जाता था, आपको नोट्स बनवाया जाता था, आप उसको तैयार करते थे, याद करते थे और एग्जाम दे लेते थे। ठीक है, लेकिन अब क्लास 9 से चीज़ें डिफरेंट होने जा रही है। भैया क्लास 9 से क्या होने जा रहा है? क्लास 9th में जब आप एंटर करोगे तो आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं मेजर, और एक और सब्जेक्ट होगा। जैसे पहला सब्जेक्ट है आपका मैथ, दूसरा सब्जेक्ट है आपका साइंस, तीसरा सब्जेक्ट है SST, चौथा सब्जेक्ट है हिंदी या फिर संस्कृत। ठीक है, फिर उसके बाद है क्लास 9th में आपका इंग्लिश, और कई सारे बच्चे छठा सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, दैट इज कंप्यूटर या फिर IT। ठीक है, अब ये आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं, इन्हीं सब्जेक्ट को आपको लेके चलना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि आप प्री फाउंडेशन करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या पढ़ना है और आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैथ, आपके लिए इंपॉर्टेंट है साइंस की 3 सब्जेक्ट PCB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब जो बच्चे जेई की प्रिपरेशन करते हैं उनको 11th में जाकर PCM लेना होता है, और जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन करते हैं उनको 11th में जाकर PCB लेना होता है। जब आप प्री फाउंडेशन करेंगे तो मैं आपको कभी भी नहीं कहूँगा कि अगर आपको नीट लेना है तो आप मैथ छोड़ दो, अगर आपको जेई लेना है तो आप बायो छोड़ दो, क्योंकि क्लास 10th तक तो उसे लेकर पढ़ना ही है, उसकी तैयारी करनी है, क्योंकि तैयारी करने में तो हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि सब्जेक्ट क्या क्या चीज़ें हैं। अब थोड़ी सी रोड मैप की बात करते हैं कि आपका रोड मैप किस तरीके से होगा। एक मुझे ब्लैंक शीट लेने दीजिए, और यहां पर एक सेकंड, जस्ट सेकंड, हाँ ठीक है, यहां पर मैंने ब्लैंक शीट ऐड कर लिया। ओके, अब थोड़ी सी बात करते हैं कि आप क्लास 9th में हो। क्लास 9th का जो एग्जाम दोगे आप कब दोगे? 2025 में दोगे। ठीक है, आप क्लास 10th में जाओगे, कब जाओगे? 2026 में जाओगे। क्लास 11th में कब जाओगे?
2027 में क्लास 11th का बोर्ड एग्जाम दोगे, और क्लास 12th यानी क्लास 12th जो आपका फाइनल होगा वो 2028। और इसी साल आपको या तो बच्चा अगर जेई का होगा तो जेई 2028 दे रहा होगा, और नीट का बच्चा होगा तो नीट 2028 दे रहा होगा, अगर तब तक कोई चेंजेस नहीं आए तब। ठीक है, यानी ये है आपका 4 साल, जिस 4 साल में आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, अब प्रिपरेशन में आपके पास क्या क्या होगा, एक तो ये 9th का ईयर होगा, एक तो आपका 10th का होगा, फिर आपके पास 11th आएगा, और फिर आपके पास 12th आएगा। बहुत ध्यान से इस रोड मैप को समझिएगा। 9th और 10th के साल को हम कहते हैं प्री फाउंडेशन। ठीक है, और इसे हम कहते हैं फाउंडेशन। अब देखिए, फिलहाल मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जब ये चीजें किसी बच्चे को नहीं पता थी, इलाइट्स पेरेंट्स को छोड़ दें, गांव में रहने वाले जो बच्चे मिडिल क्लास के हैं, जिनको ये सब सारी चीज़ें नहीं पता थी कि बड़ी बड़ी कोचिंग्स में इस तरीके से प्री फाउंडेशन कराया जाता है, तो वो बच्चे क्या करते थे, 9th 10th अपने स्कूल में पढ़ा, 11th 12th अपने स्कूल में पढ़ा, इसके बाद वो क्या करते थे, ड्रॉप लेते थे। ड्रॉपर बैच आपने सुना होगा ना, ड्रॉपर, तो ये बच्चे ड्रॉपर बनते थे। ये क्या करते थे, 1 ईयर, जेई वाले 1 ईयर और नीट वाले 1 ईयर से लेकर इन्फिनाइट ईयर तक अपना प्रिपरेशन करते थे। अब इस 1 ईयर में ही उन्हें क्या करना था, 11th प्लस 12th का सिलेबस पढ़ना था और सिलेक्शन लेना था। लेकिन जब चीज़ें सभी बच्चों को पता चलनी शुरू हुई, तो वहाँ पर बच्चों ने क्या किया, पहले तो बच्चों ने स्टार्ट किया कि 11th से ही हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन अब बच्चे और जागरूक हो गए हैं, तो बच्चे 9th से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं यानी आप इंटरेस्टेड हैं, तो 9th से प्रिपरेशन करने का क्या फायदा होगा, सबसे पहले इस चीज़ को समझिए। देखिए, 9th और 10th का जो सिलेबस होता है वो रिलेटेड होता है। जैसे 9th का सिलेबस 11th से रिलेटेड होता है और 10th का सिलेबस 12th से रिलेटेड होता है। यानी इसी 9th का एक्सटेंडेड वर्जन, बहुत एक्सप्लेन्ड वर्जन आपको 11th में पढ़ना पड़ेगा और 10th का एक्सटेंडेड वर्जन आपको 12th में पढ़ना पड़ेगा। यानी अगर आप इसकी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं तो ये आपका बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमें एक बड़ी सी बिल्डिंग बनानी होती है, तो हम क्या सीधा ज़मीन पे बिल्डिंग को खड़ा करना शुरू करते हैं? नहीं, सबसे पहले हम गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा खोदने के बाद उसमें हम उसका फाउंडेशन बनाते हैं ना, कहते हैं नींव पड़ रही है, तो ये नींव है। ये जो प्री फाउंडेशन है बच्चा, नींव है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि भैया आपको नींव पे ही काम करना है, जेई नीट पे ही काम करना है, क्यों आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए फोकस ज़्यादा नहीं करवा रहे हो? देखो, आपको अब पता चल जाना चाहिए कि जो तरीके से प्रिपरेशन चल रही है, जिस तरीके से हमारी सिस्टम चल रहा है, उस तरीके से देखा जाए तो 12th के बाद अगर बच्चे को इंजीनियर बनना है तो उसे जेई का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर बच्चे को डॉक्टर बनना है तो उसे नीट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर बच्चे को साइंस स्ट्रीम से कोई प्रिपरेशन करनी है, या फिर कॉमर्स स्ट्रीम से कोई प्रिपरेशन करनी है, या फिर आर्ट्स स्ट्रीम से कोई भी प्रिपरेशन करनी है, तो उसे CUET का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यानी उसे अंततः किसी कंपटीशन में बैठना पड़ेगा, उस कंपटीशन को क्रैक करना पड़ेगा, तभी उसे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज की नीड क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कम होती है और फैसिलिटीज बहुत अच्छी होती हैं। मतलब A क्लास की आपको फैसिलिटीज मिलेगी और फीस भी बहुत कम होगी, क्योंकि गवर्नमेंट अच्छे बच्चों को, पढ़े लिखे समझदार तेज बच्चों पर अपना इन्वेस्टमेंट करती है। तो अगर अंततः हमें जाकर एग्जाम ही क्रैक करना है, अगर कंपटीशन ही क्रैक करना है, अगर मेरे 10th के 98% और मेरे 12th के 92% से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो मैं इस चीज़ को अपने दिमाग में क्यों अभी से न डाल दूं कि मुझे अगर कंपटीशन क्रैक करना है तो मैं अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देता हूं ना। मुझे क्या समस्या है? मेरे पास सारी चीज़ें अवेलेबल है ऑनलाइन। आज बहुत कम फीसों में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। लाइव क्लासेस अवेलेबल है, रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल है, यूट्यूब पर लेक्चर्स अवेलेबल है, प्लेलिस्ट लोगों की बनी हुई है, लोग ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। अगर हमारे पास चीज़ों की अवेलेबिलिटी है तो हम 9th से ही प्रिपरेशन क्यों ना स्टार्ट कर दें? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया कि एक प्रिपरेशन की जर्नी किस तरीके से होगी, किस तरीके से बच्चा यहाँ अपने बेस पर काम करेगा और 11th 12th में जाकर उसे क्या करना होगा, केवल अपने PCM या PCB सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करके अपने इस एग्जाम को वो 12th में ही क्रैक कर रहा होगा। अब मैं आपको एकदम गारंटी दे रहा हूं कि जो रूल्स, जो रेगुलेशन, जो आपको तरीका बताऊंगा, उस तरीके से अगर आप 9th से प्रिपरेशन करते हो, 4 ईयर प्रिपरेशन करते हो, तो आप इस एग्जाम को क्रैक ही नहीं करोगे। आप इस एग्जाम को केवल क्रैक नहीं करोगे, आपकी रैंक आएगी।
आप एम करते हो ना, जैसे कुछ बच्चे अभी कमेंट में लिख रहे होंगे भैया मुझे आईआईटी बॉम्बे जाना है, भैया मुझे आईआईटी दिल्ली में जाना है, भैया मुझे आईआईटी कानपुर में जाना है, कुछ बच्चे कह रहे हो भैया मुझे एम्स दिल्ली में पढ़ना है। तो जो आपका एम है ना, वो 4 साल अगर आप इस प्रिपरेशन में लगते हो और इस सिस्टम को फॉलो करते हो तो आप इस एम को अचीव कर रहे हो जिसको आपने कमेंट कर दिया है। तो आपको ये जर्नी समझ में आए कि किस तरीके से काम करना है। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ी बातें करता हूं कि रिक्वायरमेंट ऑफ क्लास 9-10 इन जेईई नीट, क्योंकि आपको पता है भैया, आपने ही कहा कि इस एग्जाम को हमें 12th में देना है, 12th में हम जेईई या नीट देंगे। जब मैं 2028 में चला जाऊंगा उस साल मुझे बोर्ड्स भी देना है, तो मुझे जब 12th में देना है इस साल, इसी में मैं 11th प्लस 12th पढ़ के दे दूंगा। मुझे 9-10th में आप प्रिपरेशन करने को क्यों मजबूर कर रहे हो, क्यों मुझे इस चीज़ को समझा रहे हो? देखो मैं बच्चा यही बात आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जो 11th 12th में आपको पढ़ना है, जो आपको 11th 12th में पढ़ना है, वो सिलेबस इसी से कनेक्टेड है, 9th प्लस 10th से। अगर मैं थोड़ी एग्जांपल्स की बात करूंगा तो आप 10th में एक चैप्टर पढ़ोगे लाइट, ठीक है, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। 9th में आप एक चैप्टर पढ़ोगे फोर्स एंड एनएलएम, और जब आप 11th में जाओगे तो 11th में देखोगे कि आपको काइनेमेटिक्स पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आप जब 10th से 12th में जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पर ऑप्टिक्स पढ़ाया जाएगा, और इसी लाइट को ही आगे आपको बढ़ाया जाएगा, इसी फोर्स एनएलएम को आगे आपको बढ़ाकर काइनेमेटिक पढ़ाया जाएगा। जैसे फिजिक्स में रिलेटेड है उसी प्रकार से केमिस्ट्री में रिलेटेड है, उसी प्रकार से बायो में रिलेटेड है, उसी प्रकार से मैथ में भी रिलेटेड है। यानी अगर आपको यहाँ पर स्ट्रांग बनना है तो आपको यहाँ पर बहुत काम करना है। मैं जब ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो बच्चों को देखता हूँ कि बच्चों का बेसिक कितना हिला हुआ है। उन्हें ऑफलाइन में जब देखते हैं उन्हें एलसीएम निकालने नहीं आ रहा है, उन्हें कॉमन मल्टीप्लिकेशन करने नहीं आ रहा है, उन्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा है, उन्हें सीडी रूल नहीं पता है, तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उन्हें यहाँ डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। अब बच्चा जब यहाँ पर अपने बेसिक्स पर काम करता है तो उसे लेट हो जाता है, वो अपने बेसिक्स पर काम करते 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 बहुत परेशान हो जाता है। फिर उसे जब अंततः उसका नहीं हो पाता है, हो गया तो बहुत अच्छी बात है, फिर उसे ड्रॉपर बनना पड़ता है। अब ड्रॉपर बनने का मतलब क्या होता है कि 1 साल रुककर तैयारी करना, उसी तैयारी में आपको सारी चीज़ें करनी होती है। अब इस चीज़ को समझो, आज के समय में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 5G चल रहा है, 6G आ भी चुका है और वो भी आ ही जाएगा, सबके फ़ोन में भी आ जाएगा। आने वाले 3 से 4 सालों में ये हो सकता है 8G 9G 7G पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाए। तो जिस तरीके से तेज़ी से चीज़ें बढ़ रही हैं, यानी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट मनी नहीं है, इम्पॉर्टेंट टाइम है। हमें समय से चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर हम समय से अपने काम को करेंगे, हम समय से डिसिप्लिन तरीके से अपने सिस्टम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे, यानी हम उस चीज़ को अचीव करने में कुछ लोगों से आगे आ सकते हैं। और हमें आगे क्यों नहीं जाना चाहिए अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर हम रेस में हैं तो हम रेस पूरी ताकत से लड़ेंगे ना, कि हम ही को जीतना है। बिल्कुल जीतने के हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। हारना जीतना रिजल्ट अलग चीज़ है, लेकिन हम प्रयास तो कर सकते हैं अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। तो इसीलिए 9-10th का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है जेईई नीट जैसे कंपटीशन में। चलिए अब आपके मन में सवाल आएगा कि भैया आप तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हो, हमें पेरेंट्स भी कह रहे होंगे कि हाँ बेटा आप बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हो, आप हमारी क्या मदद कर सकते हो? देखो एज ए टीचर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, मैं आपको एक राइट डायरेक्शन बता सकता हूं। जैसे आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने सारी चीज़ें समझाई ना कि किस तरीके से बच्चे को प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्यों 9th-10th में इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने की। तो मैं आपकी हेल्प इस तरीके से कर सकता हूं कि मैं आपको 2 प्रोसेस दे सकता हूं, एक तो ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। तो बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि हमारा बच्चा ऑफलाइन पढ़े किसी सिस्टम में जाकर, तो हमारी ऑफलाइन कोचिंग चलती है पांडेपुर वाराणसी में, ठीक है, पांडेपुर वाराणसी में। बहुत जल्दी हमारे प्री फाउंडेशन के बैचेज भी स्टार्ट होने वाले हैं 10 अप्रैल से, तो वहाँ पर आके आप एडमिशन्स ले सकते हैं। अब बहुत सारे मेरे पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चे मुझसे बहुत भारत के अलग अलग कोने से जुड़े हुए होते हैं, तो उन्हीं सभी बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए ऑनलाइन प्री फाउंडेशन हम कराते हैं। आगे इसके बारे में और डिटेल में आपको समझा रहा हूँ। तो ये हम प्री फाउंडेशन ऑनलाइन कराते हैं। ऑनलाइन हमारे एक बैचेज में आप एनरोल हो सकते हो और आप हमारे थ्रू इस कंपटीशन की प्रिपरेशन 9th से ही स्टार्ट कर सकते हो। यानी आपको हमने 9th से हाथ पकड़ा और 12th तक हम आपका साथ देंगे,
ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों तरीके हैं जिससे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ इस प्रिपरेशन को करने के लिए। अब इस प्रिपरेशन करने के लिए भैया आपके पास क्या अवेलेबल है? देखिए बेसिकली हमारे पास एक बैच अवेलेबल है, स्पार्क बैच इसका नाम है। स्पार्क बैच 1.0 पिछले साल चला था, स्पार्क बैच 2.0 आपको इस साल मैं कराने वाला हूँ। इस स्पार्क बैच में आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। कौन कौन से? सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। आपको मैथ पढ़ाया जाएगा, आपको फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, आपको केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, आपको बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा और आपको एक एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। कुछ बच्चे जरूर जानते होंगे जब भी उन्होंने कोई कंपटीशन दिया होगा वहाँ पर रीजनिंग नाम का एक सब्जेक्ट है वो पूछा जाता है। बेसिकली क्यों पूछा जाता है? आपके आईक्यू टेस्ट के लिए कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, वो स्कूल के करिकुलम सब्जेक्ट्स के अलावा और किन चीज़ों पर उसका कमांड बहुत बढ़िया है। तो यही है मेंटल एबिलिटी जिसको हम अपने प्री फाउंडेशन के कोर्स में इंक्लूडेड रखते हैं। यानी आपको ये 5 सब्जेक्ट आपको प्री फाउंडेशन लेवल का पढ़ाया जाएगा। आपको उस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आप अपने प्रिपरेशन के समय में जो भी कंपटीशन देने जाओगे उसमें आपको दिखेगा कि बहुत रिलेवेंट कंटेंट आपने पढ़ा हुआ है और आप उस कंपटीशन में बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे होगे। इस प्रिपरेशन के लिए जो ये बैच है, इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ। कंप्लीट आपको 9th प्लस 10th, यानी अगर आप 9th में भी हमारे पास इनरोल होते हैं तो आपके पास 9th प्लस 10th दोनों साल का कंप्लीट कंटेंट मिलेगा प्री फाउंडेशन लेवल का। और साथ ही साथ वो कंटेंट इस तरीके से काम करेगा कि आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन उसके साथ चलती रहेगी। आप जो भी क्लास देखोगे उस क्लास का आपको नोट्स मिलेगा रिवीजन करने के लिए। रैंकर्स का रिवीजन मॉड्यूल मिलेगा, यानी आपको एक पीडीएफ मिलेगी जिससे आप उस चैप्टर को पढ़ भी सकते हो सेल्फ प्रिपरेशन के लिए। डीपीपी यानी आपको हर चैप्टर का एक प्रैक्टिस सीट मिलेगा और मोस्ट प्रॉब्ली हर चैप्टर का आपको सॉल्यूशन भी प्रैक्टिस सीट का मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप हमसे प्रिपरेशन तो करोगे लेकिन आपको हेल्प होती है पर्सनलाइज मेंटरशिप की। यानी आप ऑनलाइन में देखो सबसे बड़ी समस्या क्या है, ऑफलाइन मेरे सामने रहोगे तो मैं तो सब तरीका आपको बता दूंगा, सब समस्या आपका समाधान कर दूंगा। लेकिन ऑनलाइन में दिक्कत क्या आती है कि बच्चा, पेरेंट्स को भी ये पता होगा कि लेक्चर परचेज कर लेता है, वीडियोस परचेज कर लेता है, बैच परचेज कर लेता है, 2 दिन 4 दिन तो उसके अंदर बहुत मोटिवेशन होता है, वो काम भी करता है, लेकिन उसके बाद वो डिग्रेड होने लगता है और काम करना छोड़ देता है। तो उसी चीज़ के लिए मैंने ये पर्सनलाइज मेंटरशिप इस बैच में इंक्लूड की है। यानी आप इस बैच में जब इनरोल होगे तो आपको केवल लेक्चर्स नहीं मिलेंगे पढ़ने के लिए, आपको लेक्चर्स के साथ साथ एक पर्सनलाइज मेंटरशिप मिलेगी जिसमें आपको टाइम अलॉट किया जाएगा, कैसे काम करना है, कब टेस्ट देना है, कब उठना है, कब सोना है, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आपकी जर्नी हम अगले 4 ईयर के लिए सेट कर रहे हैं ना, तो आपको बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। तो ये पर्सनलाइज मेंटरशिप इसमें बहुत हेल्प करेगी। अब आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो सबसे बड़ी समस्या आती है आपको पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग की। यानी आपके डाउट्स आते हैं उनको कौन क्लियर करेगा? जो टीचर है वो पढ़ा के तो चला गया, हमारा डाउट कौन सॉल्व करेगा? डाउट क्या मुझे यूट्यूब गूगल से सर्च करना पड़ेगा? देखो अगर यूट्यूब गूगल से आप सर्च कर रहे हो, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको यहाँ पर टीचर्स भी मिलेंगे, जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वही आपके डाउट्स भी सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम इस बैच में आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। जो भी बच्चे क्लास 9 से या जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं आपको इसमें इनरोलमेंट मिल सकता है। आपको अभी आगे प्रोसेस भी बता दूंगा। अगर आपको कोई समस्या होगी तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8176059435। ये मेरा ही कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं ही आपका कॉल रिसीव करूंगा और आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा। अगर आपको स्पार्क बैच लेना है तो किस तरीके से इसमें इनरोलमेंट करना है और किस तरीके से आपको काम करना है। बैच 1 जो स्टार्ट हो रहा है मेंटरशिप के लिए, आप बैच में इनरोल होगे, आपको वीडियोज मिलने लगेंगी। जो बैच 1 होगा, जिन बच्चों की मेंटरशिप स्टार्ट होगी, पहले बैच की 9th वाले बच्चों के लिए 15 अप्रैल से स्टार्ट होगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यानी 15 अप्रैल से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करा दी जाएगी और आपको एक सिस्टम बताते रहेंगे कि इस तरीके से आपको काम करना है, आपको सारी चीज़ें मिलती जाएंगी। ठीक है, तो ये तो हो गई प्रहार बैच की स्पार्क बैच की बात। अगर आपको इस प्रिपरेशन में कहीं कोई समस्या आती है तो हम हमेशा अवेलेबल होंगे आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए। ठीक है, आपको ये बैच कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, आपको मैं प्रोसेस बता देता हूँ। तो प्रोसेस ये है कि आपको सबसे पहले आपको एंड्रॉयड ऐप पर जाना है, रैंकर्स फाउंडेशन। ठीक है, आप अपने प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे रैंकर्स फाउंडेशन, उसको वहाँ से आप डाउनलोड करके ओपन करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, लॉगिन करेंगे। और लॉगिन करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, एज ए स्टूडेंट लॉगिन करेंगे, क्योंकि एज ए स्टूडेंट करेंगे तभी आपको कोई बैच वहाँ पर दिखेगा। आप नीचे स्क्रॉल करके जाके दिखेगा या ऊपर ही आपको दिखेगा
हमारा स्पार्क बैच। इस स्पार्क बैच की जो प्राइसिंग वहाँ पर दिखेगी वो 3999 दिखेगी। इसमें कूपन कोड भी अवेलेबल होगा। जब भी आप इस वीडियो को, जब भी आप ऐप में जाकर देखेंगे, कोई ना कोई कूपन कोड अवेलेबल होगा, उसको आप अप्लाई कर लीजिएगा। अभी फिलहाल सबसे अच्छा ऑफर चल रहा है, यहाँ पर 500 का अर्ली डिस्काउंट चल रहा है, फ्लैट 500 रुपीज़ ऑफ है। इस बैच में आप इस कोड को अप्लाई करिएगा। अप्लाई करने के बाद इस तरीके से एक मैसेज आएगा कि कूपन कोड अप्लाइड, और आपकी प्राइसिंग घटकर 3591 हो जाएगा, क्योंकि कुछ चार्जेज इंटरनेट के होते हैं, वो आपको वहाँ पर अप्लाइड दिखेंगे। जैसे ही आपको ये अप्लाई हो जाएगा, आप इस पर क्लिक करिएगा आई एम इंटरेस्टेड। ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड में जब आप क्लिक करते हैं तो आपको एक मैसेज आता है, एक टेक्स्ट मैसेज आता है और एक व्हाट्सअप मैसेज आता है। और यहाँ पर आप व्हाट्सअप मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के लिंक पर क्लिक करके, इस लिंक पर क्लिक करके आप वहाँ से बैच परचेज कर सकते हैं, वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट के लिए आप कोई भी यूपीआई यूज कर सकते हैं, या फिर आप किसी और के नंबर से पेमेंट करना चाहते हैं तो अदर्स पर क्लिक करके उसका यूपीआई आईडी डाल के पे नाउ करके पेमेंट कर देंगे। जैसे ही आप बैच में एनरोल हो जाते हैं, आपको हम कॉल बैक करेंगे। ठीक है, आपको हम कॉल करेंगे और कॉल करके आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पर आपके पर्सनल मेंटर आपको अलॉट हो जाएंगे। अब बहुत सारे पेरेंट्स एंड्रॉयड यूजर नहीं होते हैं, वो iOS यूजर होते हैं, या फिर वो लैपटॉप से बच्चे प्रिपरेशन करते हैं। तो उनके लिए क्या प्रोसेस होगा, आपको सर्च करना है अपने गूगल पे web.classplus-app.com। ठीक है, यहाँ पर सर्च करिएगा, आपसे ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगा जाएगा, तो आप ऑर्गेनाइजेशन कोड डालिएगा UILEM। ठीक है, वहाँ से भी आप लॉगिन कर सकते हैं अपने मोबाइल नंबर को एंटर करके। यानी एंड्रॉयड यूजर इस तरीके से करेंगे, और जो iOS या फिर वेब से यूज करना चाहते हैं, web.classplus-app.com ऑर्गेनाइजेशन कोड। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और कहीं कोई दिक्कत आती है तो मेरा नंबर आपके पास हमेशा अवेलेबल है। ठीक है, अब इस प्रिपरेशन में बहुत सारी गलतियां भी होती हैं हमसे। हम प्रिपरेशन को तो जोश में स्टार्ट कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें पता होती हैं, बट हमें समस्या क्या आती है कि भैया हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। पहली चीज़, हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। हमने प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर दी है, बट हम 1 महीने 1.5 महीने तक काम किए, लेकिन हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। तो उसके लिए आपके पास क्या है, पर्सनल मेंटरशिप, जो आपको थ्रू आउट द ईयर कंसिस्टेंट बनाएगा। प्रैक्टिस, आपको यहाँ पर इतनी सारी सीट्स मिलेंगी, DPPs मिलेंगी, आपको RRM मिलेगा, उसमें कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस भी होंगे, सारी चीज़ें होंगी। यानी आपके प्रैक्टिस के लिए इनफ चीज़ें होंगी। तो आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस करना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, तो ये तो तुम्हें बहुत सारी आने वाली है, और लेकिन उसका उपाय करना है। आपको किसी भी चीज़ों से अभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अगले 3-4 सालों के लिए थोड़ा सा अपने माइंड पर, अपने बॉडी पर, अपने हर चीज़ पर कंट्रोल करना है, कि अलग अलग चीज़ों में भटकना नहीं है आपको। 4 साल थोड़ा सा रुक जाओ। जो आप कॉलेज एम कर रहे हो, जो आप कंपटीशन क्रैक करना एम कर रहे हो, जैसे ही आप उसको क्रैक कर लोगे, आप वो सारी चीज़ें अचीव कर लोगे जो अभी आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, जो आपको अभी चाहिए। ठीक है, एमलेस प्रिपरेशन, ये तो सबसे पहली बात होनी चाहिए कि अगर हम इस प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो हमें कभी भी विदाउट टारगेट या विदाउट एम या विदाउट गोल प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए। जब आप पर्सनल मेंटरशिप में आओगे तो आपको पर्सनलाइज सीट मिलेगी, DPP मिलेगी, मटेरियल मिलेगा, सब कुछ, और उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे आपका डेली टारगेट होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको मेंटर बताएंगे। ठीक है, हम ही लोग आपके मेंटर होंगे। टेस्ट आपका असाइंड होगा, टेस्ट आपको प्रिपेयर करके देना होगा, एनालाइजेशन करना पड़ेगा, और जो भी आपको दिक्कत आएगी उसको मेंटर आपका सही करेगा। ठीक है, तो प्रिपरेशन आप स्टार्ट करिए, और प्रिपरेशन में अगर आपको कोई गलती होती है तो उसके लिए हम लोग अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जिन बच्चों को, जिन पेरेंट्स को समझ में आ गया कि ये एक प्रिप फाउंडेशन कोर्स बहुत अच्छा है, उन्हें लेना चाहिए, वो एक बार जरूर चेकआउट करेंगे रैंकर्स फाउंडेशन के ऐप पर, स्पार्क बैच 2.0 में। वहाँ पर कुछ डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, सारा कॉन्टेंट आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप इनरोल होंगे, आपकी मेंटरशिप 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, तब आप वहाँ से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हो। ये PDF आपको कहाँ मिलेगी, ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हो रैंकर्स फाउंडेशन के ऐप से। ठीक है, तो रैंकर्स फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पर आप जाइएगा, ये PDF अपलोडेड है, वहां से आप इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी, किस तरीके से 9 से प्रिपरेशन करके 2028 में JEE या नीट को क्रैक करना, ये चीजें आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई हो। तो जैसी आपकी राय है एक बार कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।